अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जय जनाब नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है हम और तुम। मुसन्निफ़ा है ज़िला सफ़र, किस्त नंबर 3। मेरी समझ नहीं आ रहा कि तेरे पास पहले ही सफ़ेद शर्ट की भरमार पड़ी है और तू फिर उसी रंग की शर्ट ख़रीद रहा है। शाजिल ने बेजारी से शावेज़ को कहा, जो इतनी देर में 3 शर्ट खरीद चुका था और तीनों ही सफ़ेद रंग की थी। तू भूल गया है क्या कि मैं वकील हूँ और सफ़ेद के अलावा कोई दूसरी शर्ट नहीं पहन सकता। पिछली वाली बहुत सी शर्ट ख़राब हो गई हैं, इसलिए नई ले रहा हूँ। शावेज़ ने सुकून से कहा। मेरी आज की छुट्टी का दिन तेरी शॉपिंग में ही बर्बाद होने वाला है। शाजिल ने फिर बेजारी से कहा, तो तू भी कुछ ख़रीद ले अपने लिए। ना भाई, तो अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ले, यही काफ़ी है। चल बस हो गया। शावेज़ ने काउंटर पर से बैग उठाए और वो दोनों शॉप से बाहर आ गए थे। तो सामान पकड़, मैं गाड़ी निकालता हूँ। पार्किंग में आकर शावेज़ ने उसे शॉपिंग बैग्स पकड़ाए और ख़ुद गाड़ी निकालने लगा। अरे डॉक्टर शाजिल, आप यहाँ। जानी पहचानी आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़ी तो हैरान रह गया। उसके पीछे शानज़े खड़ी थी, उसके हाथ में भी शॉपिंग बैग्स थे। ओह डॉक्टर शानज़े, कैसी हैं आप? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं क्यों, लेकिन शानज़े को सामने देखकर यकलख्ती सारी बेजारी उड़न-छू हो गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है आप भी शॉपिंग करने आए हैं। वैसे शॉपिंग करना तो ख़वातीन का शौक़ होता है, लेकिन आजकल मर्द भी कहाँ पीछे रहते हैं। लेकिन औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। अब मुझे ही देख लें। आई तो एक सूट लेने थी, लेकिन पूरी मार्केट ही उठा ली मैंने। वो अपनी आदत के मुताबिक पटर पटर शुरू हो गई थी, लेकिन आज शाजिल को उसकी बातें सुनना बुरा नहीं लग रहा था। ये शाजिल किस लड़की के साथ खड़ा है और कितना मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा है उससे। गाड़ी में बैठे शावेज़ ने हैरत से उन दोनों को देखा। यकीन नहीं आ रहा, शाजिल और लड़की। शावेज़ को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसका सबसे शरीफ भाई किसी लड़की से इतना हंस हंस कर बात कर सकता है, और वो बातों में इतना मगन भी हो सकता है कि उसे गाड़ी में बैठना ही भूल गया था। उतर कर देखता हूँ कि ये मोहतरमा है कौन आखिर। वकील साहब गाड़ी से उतरे और तफ्तीश के लिए उन दोनों के पास आ गए। शाजिल, तुझे घर नहीं जाना क्या? शावेज़ ने पास जाकर उसे टहुका दिया। हाँ हाँ जाना है, बस आ ही रहा था, उसने गड़बड़ाते हुए कहा। ये मोहतरमा कौन है? उसने दांत निकालते हुए शाजिल से पूछा। ये मेरी कोलीग हैं डॉक्टर शानज़े, और ये मेरा। शाजिल दोनों का तारुफ करवा रहा था जब शानज़े ने उसकी बात काटी। ये आपके भाई हैं, शक्ल से बिल्कुल आपसे ही मिल रहे हैं। वैसे आप डॉक्टर तो नहीं है ना? एक बार डॉक्टर शाजिल ने मुझे बताया था कि इनके पूरे ख़ानदान में वो वाहिद डॉक्टर हैं। लेकिन आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? और अगर नहीं बने तो फिर आप किस फील्ड से वाबस्ता हैं? शावेज़ घूम कर रह गया। मैं एडवोकेट हूँ, उसने अपना घूमता सर संभालते हुए कहा, जबकि शाजिल उसकी हालत से महजूज हो रहा था। ओह वाह, अब तक कितने केस जीते हैं आपने? हारने वाले केसेस का इसलिए नहीं पूछा कि हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा होती है। वैसे मैंने सुना है कि वकील हजरात ना सिर्फ बहादुर होते हैं, बल्कि इंतहाई शातिर और चालाक भी होते हैं। क्या आप भी हैं? नहीं मम, मैं शातिर नहीं हूँ। वो बेचारा गड़बड़ा गया, जबकि शाजिल अपने कहकहे का गला घोंट रहा था। लो जी, फिर किस तरह के वकील हुए आप? क्योंकि मुझे तो ये पता है कि कोई भी वकील तब तक वकील नहीं हो सकता जब तक वो शराफत ना छोड़ दे। अगर आप शरीफ हैं तो फिर आप वकील ना हुए, उसने मज़े से कहा। तो शावेज़ को लगा उसकी हिम्मत जवाब दे गई है। हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। शावेज़ तो कहकर फ़ौरन गाड़ी में बैठ गया, जबकि शाजिल उससे अच्छे तरीके से माजरत करके गाड़ी में आया। उसके बैठते ही शावेज़ गाड़ी स्टार्ट कर दी। अल्लाह माफ़ करे, कितना बोलती है ये लड़की। पेशेंट्स कैसे बर्दाश्त करते होंगे इसको। शावेज़ को अब तक झरझरी आ रही थी। तुम उससे दूर रहा करो, समझे? शावेज़ ने उसे तलकीन की। अच्छा ठीक है, अब हुक्म ना दो मुझे, शाजिल ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों ना दूँ, बड़ा हूँ मैं तुमसे, उसने रौब जमाते हुए कहा। बस बस, सिर्फ 11 माह ही बड़े हो, फजूल में रौब ना झाड़ो। एक बात तो तय थी कि शावेज़ की उसके घर वालों पर एक नहीं चलने वाली थी। कहीं शाजिल उस लड़की में इंटरेस्टेड तो नहीं? शावेज़ के दिल में ख्याल आया। नहीं, मेरा इतना खामोश तबा भाई ऐसी पटाखा लड़की को पसंद नहीं कर सकता। उसने खुद ही उस ख्याल की तरदीद कर दी। मुझे तो तुम्हारी कोलीग पागल लगती है, शावेज़ ने एक बार फिर उसकी बुराई की। इससे पहले कि शाजिल कोई जवाब देता, शावेज़ का फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उसके किसी क्लाइंट की कॉल थी। ज़रूरी कॉल थी, इसलिए उसने रिसीव कर ली, वरना ड्राइविंग के दौरान वो कॉल रिसीव नहीं करता था। शाजिल खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था।
अचानक ही उसके दोनों कंधों पर धमाका हुआ। देखा तुमने, अब तो इस लड़की को शाहवेज ने भी पागल बोल दिया। शैतान शाजिल इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ बोला। तो कहने दो, वो खुद कौन सा नॉर्मल इंसान है, फरिश्ते शाजिल ने जवाब दिया। आज इसने कह दिया, कल सब शानजे को पागल कहेंगे, तब शाजिल कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई उसकी बीवी को पागल कहे। शैतान शाजिल ने सवाल उठाया। जैसे आज इसने शाहवेज का मुंह बंद करा दिया है, वैसे ही बाकी सबका भी करा देगा। आखिर आज ना कल उसे शानजे से शादी तो करनी ही है ना। फरिश्ते शाजिल ने जवाब दिया। 1 मिनट, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? मैं और शानजे से शादी करूँगा? किसने कहा तुम दोनों को ऐसा? शाजिल ने पहली बार उन दोनों को मुखातिब किया। तुम्हारे दिल ने कहा। ये पहली बात थी जिस पर शैतान और फरिश्ता दोनों मुत्तफिक थे। मैं क्यों शादी करने लगा उससे? शाजिल ने कहा। देखा, मैंने कहा था ना कि शाजिल कभी उसे शादी करने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। बस ये तुम्हारे ही दिमाग के खराफात हैं। शैतान आखिर शैतान ही होता है। अगले ही लम्हे वो अपनी बात से मुकर गया और फरिश्ते शाजिल को मुखातिब किया। भले से शादी ना करे, लेकिन ये उस पागल लड़की से मोहब्बत करने की बेवकूफ़ी तो कर चुका है। फरिश्ते शाजिल ने इत्मीनान से जवाब दिया। शाजिल, क्या हो गया है तुम्हें? ये दाएं बाएं क्यों देखे जा रहे हो इतनी देर से? शाहवेज ने उसे मुखातिब किया तो वो दोनों उसके कंधे से गायब हो गए। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। शाजिल ने उसे जवाब दिया और अपना मोबाइल निकाल कर अपने कोलीग डॉक्टर असफंद को मैसेज करने लगा, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था। शाहजैन दोनों कानों में हेडफोन लगाए सामने टेबल पर लैपटॉप खोले अपनी कोई इंतहाई अहम असाइनमेंट तैयार कर रहा था और सख्त झंझलाया हुआ भी था। उसकी असाइनमेंट हमेशा शाहजेब तैयार करता था, लेकिन इस बार प्रोफेसर साहब ने दोनों को अलग अलग टॉपिक पर असाइनमेंट दिया था। अब शाहजेब अपना काम कर रहा था, लिहाजा शाहजैन को खुद अपनी असाइनमेंट तैयार करना पड़ रही थी, इसलिए वो तपा बैठा था। लाउंज से गुजरती सफ़ा की नज़रें उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट दौड़ गई। अब देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ, वो दिल ही दिल में कहती लाउंज के दूसरे कोने में रखी रॉकिंग चेयर पर बैठ गई, जहाँ से सिर्फ वो शाहजैन को देख सकती थी, लेकिन वो उसे नहीं देख सकता था। शाहजैन, शाहजैन, उसने उसे आवाज़ दी, लेकिन कानों में हेडफोन लगा होने के बाइस उसने सफ़ा की आवाज़ नहीं सुनी। दूसरा तरीका अपनाना होगा, उसने सोचा और लाउंज में दाखिल होते शाहरुख को अपने पास बुलाया। कहो क्या हुआ? शाहरुख ने उससे पूछा। वो शाहजैन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तुम ज़रा जाकर उसे बुलाना तो। शाहरुख सर हिलाता शाहजैन के पास आया। जैन भाई, जैन भाई, उसने उसे पुकारा। शाहजैन भाई। जब शाहजैन ने जवाब ना दिया तो उसने उसे कंधों से हिलाया। हाँ, क्या हुआ? शाहजैन एकदम से हड़बड़ाया। सफ़ा बुला रही है आपको। हैं? क्या कह रहे हो? शाहजैन को आवाज़ नहीं आई। कानों से हेडफोन तो निकालें, शाहरुख ने उसे इशारे से कहा। ओह हाँ, अब कहो, उसने हेडफोन निकालते हुए पूछा। सफ़ा बुला रही है आपको। मुझे? क्यों? उसने हैरत से पूछा। पता नहीं, पीछे बैठी है, खुद ही पूछ लें। वो कंधे उचकाते चलता बना। शाहजैन ने पीछे मुड़कर देखा तो रॉकिंग चेयर खाली पड़ी थी। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है शाहरुख पागल हो गया है। इतनी ज़रूरी रिसर्च कर रहा था, मैं डिस्टर्ब कर दिया फजूल में। उसने बड़बड़ाते हुए फिर से हेडफोन कानों में ठूंस लिए और लैपटॉप पर झुक गया। सफ़ा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद शाहजेब अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करके वहाँ आया। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था जब सफ़ा ने उसे आवाज़ दी। शाहजेब, ज़रा अपने जुड़वा भाई को तो बुलाना, मुझे उससे काम है। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। अच्छा, वो सर हिलाता शाहजैन के पास गया और उसे हिलाया। तुम, असाइनमेंट तैयार हो गई तुम्हारी? शाहजैन ने हेडफोन्स गर्दन पर गिराकर हैरत से उसे देखा। हाँ, हो गई, तुम्हें सफ़ा बुला रही है, वो कहकर सामने वाले सोफे पर ढेर हो गया। कहाँ बुला रही है? उसने झंझलाए हुए अंदाज में दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ा वहीं बैठी थी। क्या हुआ है? उसने वहीं से बैठे बैठे सफ़ा से पूछा। कुछ नहीं, सफ़ा ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो फिर मुझे बुला क्यों रही थी? वो पता नहीं क्या काम था मुझे, शायद मैं भूल गई, उसने मासूमियत से कहा तो वो चिढ़ गया। उसने दोबारा हेडफोन लगाए और फिर से काम में लग गया। थोड़ी ही देर बाद शामीर ऑफिस से वापस आया तो सफ़ा ने पहले उसे सलाम किया और फिर उसे दरख्वास्त की कि वो शाहजैन को बताए कि उसने उसे बुलाया है। शामीर ओके कहता शाहजैन के पास आया, जबकि शाहजेब हैरत से ये तमाशा देख रहा था। शाहजैन, हाँ क्या है? वो चिल्लाया। क्या हो गया है, चिल्ला क्यों रहे हो? सफ़ा बुला रही है तुम्हें, उसने डांटने के अंदाज में उसे कहा और वहाँ से चला गया। क्या हुआ, याद आ गया तुम्हें कि क्या कहना था? उसने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, वो तो याद नहीं आया, मैं तो बस ये कह रही थी कि असाइनमेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक।
उसने थम्स अप का इशारा करते हुए कहा। शाहजैन को तो आग ही लग गई। तो ये बेस्ट ऑफ लक अब याद आया है, पहले नहीं बोल सकती थी। अब नहीं सुनूंगा मैं। वो बड़बड़ाते हुए फिर से काम में जुट गया। शाहवेज कोर्ट से वापस आया तो सफ़ा ने उसे भी यही कहा कि शाहजैन को बुला दीजिएगा प्लीज़। वो शाहजैन के पास आया और उसे हिलाया। क्या मुसीबत है, क्यों काम नहीं करने दे रहे मुझे? वो हलक के बल चीखा तो शाहवेज पहले आंखें फाड़ कर उसे देखा, फिर अगले ही लम्हे उसको भी गुस्सा आ गया। इंसान बनो तुम और तमीज़ से बात करो। सफ़ा ने बुलाया है तुम्हें। उसने एक थप्पड़ उसके लगाया और चलता बना। मैं नहीं सुन रहा उसकी, वो सर हिलाते हुए बोला। शाहजेब मुस्कुरा रहा था। दोनों को ही समझ आ गई थी कि सफ़ा अपना बदला ले रही है। सफ़ा फिर भी बाज ना आई। उसने अगली बार मरवा को यही काम करने को कहा तो उसने शाहजैन के सामने जाकर चुटकी बजाई। क्या हुआ? उसने सख्त रुहासे लहजे में कहा। आप रो क्यों रहे हैं? वो बेचारी घबरा गई। कुछ नहीं बहन, तुम नहीं समझ सकती, उसने रोते हुए कहा, अदाकाराना रोते हुए। अच्छा आप रोए नहीं, सफ़ा ने आपको मुझे बुलाया है ना? पता है मुझे, इतनी देर से वो यही कर रही है। शाहजैन ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्या मतलब? वो समझी नहीं। जाने दो इन दोनों को, तुम मुझे एक कप चाय बना दोगी? शाहजैब ने मरवा को मुखातिब किया। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो खुश दिली से कहती किचन में चाय बनाने चली गई। तो फारिग बैठा है ना, चल मेरी असाइनमेंट बना। उसकी नज़र फारिग बैठे शाहजेब पर पड़ी तो उसने अपना लैपटॉप उसकी जानिब खिसकाया। शाहजेब ने एक नज़र उस पर डाली और खामोशी से वहाँ से उठकर चला गया। हाँ हाँ बन जाओ बहरे, मत करो मेरी मदद, मैं खुद कर लूँगा। उसने शाहजेब को कोसा लेकिन वो भी ढिठाई से अनसुनी करता वहाँ से जा चुका था। आधे घंटे की मेहनत के बाद उसकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। काम ख़त्म हुआ तो उसका मूड भी फ्रेश हो गया। वो अंगड़ाई लेता उठा और किचन में आया जहाँ अब उसके भाइयों से ज़्यादा मरवा नज़र आती थी और रात का खाना गर्म कर रही थी। शाहजेब टेबल पर प्लेटें लगा रहा था। तुम कितनी अच्छी हो मरवा, और एक वो तुम्हारी जंगली बहन है, शाहजैन ने कहा तो वो हंसी। अच्छा ये बताओ वो है कहाँ? उसने पूछा। लान में, शाहजेब ने संजीदगी से जवाब दिया तो वो लान की तरफ चला गया। पता नहीं क्यों शाहजेब को उसका मरवा की तारीफ़ करना गिरां गुजरा था। वो लान में आया तो वो टहल रही थी। वो छुपकर उसके पीछे आया। शाहजैन उसके कान के पास चीखा लेकिन उसे कोई असर ना हुआ। इंसानों वाले काम नहीं कर सकते कभी? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं, मुझे इंसानों वाली हरकतें सूट नहीं करती। उसने भी ढिठाई से दांत निकाले। क्यों आए हो मेरे पीछे? सफ़ा फिर से चलने लगी। तुम्हारा बदला लेने का अंदाज़ मुझे अच्छा लगा। वो भी उसके साथ साथ चलने लगा। ज़िंदगी में दूसरी बार किसी ने मुझे जिच किया है, शाहजैन ने कहा। पहली बार किसने किया था? तुमने। मैंने? कब? उसे हैरत हुई। जब तुम 6 साल की थी। लंबा किस्सा है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। अच्छा, अभी तुम मुझसे दोस्ती कर लो। शाहजैन ने अचानक ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्यों? उसने संजीदगी से पूछा। क्योंकि तुमसे अच्छा क्राइम पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता। ओके पार्टनर, सफ़ा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। पार्टनर, जवाब में वो भी मुस्कुराया। वैसे मेरे साथ शाहजेब भी शामिल था तुम्हें सताने में, फिर तुमने उसे क्यों नहीं तंग किया? क्योंकि उसने मुझसे उसी वक्त सॉरी कर लिया था। अच्छा, आज से हम दोनों मिलकर सबको तंग करेंगे, क्योंकि वो शाहजेब तो हर अहम शरारत में मुझे छोड़कर भाग जाता है। मेरा वादा, मैं नहीं भागूंगी तुम्हें छोड़कर, उसने हंसते हुए कहा। आसमान पर चमकते सितारों ने हम आवाज़ होकर चांद से कहा, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तुम्हें? हाँ हाँ, मतलब तुम्हें अपने हमशक्ल दिखते हैं। वेरी फनी। टेबल की दूसरी जानिब बैठा बड़ी सी तोंद वाला साइकेट्रिस्ट हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। उसके सामने टेबल की दूसरी जानिब शाजिद संजीदगी से उसे हंसते हुए देख रहा था। ये तो बिल्कुल इंग्लिश फिल्मों वाला सीन हो गया है, हा हा हा। उसने हा हा का तड़का लगाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। डॉक्टर असफन, मैं यहाँ आपको अपना मसला बता रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, शाजिल ने अफसोस से कहा। एक फरिश्ता और एक शैतान, क्या करूँ फिर? वह पीछे की तरफ सर फेंक के हंस रहा था। वो शायद दुनिया का पहला माहिर नफ्सियात था जो मरीज़ का मसला हल करने के बजाय उस पर हंस रहा था। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ वापस। आप बैठे हंसते रहे। वो चबा चबा कर कहता हुआ कुर्सी से उठने लगा तो डॉक्टर असफन जल्दी से संजीदा हुए। अरे तुम तो नाराज़ हो गए, अच्छा बैठो। उनके कहने पर शाजिल दोबारा बैठ गया। देखो, मुझे ये लगता है कि तुम इस वक्त दिल और दिमाग की जंग में फंस गए हो। दिल जिस बात पर राज़ी होता है दिमाग उस पर नहीं मानता, और दिमाग जिस बात पर राज़ी है वो दिल को पसंद नहीं। बस यही बात है। तो फिर मैं किसकी सुनूं? शाजिल ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, हो सकता है दिल सही हो और ये भी हो सकता है कि दिमाग सही कह रहा हो।
और इनमें से ज़्यादा सही कौन है ये तो मुझे तब पता चलेगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि वो फरिश्ता और शैतान तुमसे कहते क्या हैं। आखिर में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं नहीं बता सकता, थोड़ी पर्सनल बात है। शाहज़िल ने शानज़े का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो गड़बड़ाया। अच्छा चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। चले ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए उठ गया। अभी वो दरवाजे तक ही पहुँचा था जब पीछे से आवाज़ आई, सुनो। जी, शाहज़िल ने हैरत से कहा। वो शैतान शाहज़िल कैसा दिखता है? डॉक्टर असफर ने हंसते हुए पूछा। उफ, वो पैर पटकता बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर साहब के कहकहों की आवाज़ ने दूर तक उसका पीछा किया था। वो सब हाल जाने के लिए तैयार खड़े थे। आज शामिर और सोहा का निकाह था, उसके अगले दिन मेहंदी और फिर रुखसती थी। शाहवेज़ ने बहाना बनाकर शादी पोस्टपोन करवा दी थी। खिलाफ तवक्को अमानत साहब उसकी बात मान गए थे। सब लाउंज में तैयार खड़े थे, थोड़ी देर में बस उन्हें निकलना था। भाईचारा निभाते हुए उन सब भाइयों ने ऑफ वाइट शलवार कुर्ते पर पर्पल वाइस कोट पहन रखी थी, जिसकी जेब में एक ऑफ वाइट कलर का रुमाल सलीके से सेट हुआ था। हत्ता कि दुल्हे मियाँ शामिर ने भी यही पहना था। हम सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना? अभी देखना, डैड आएंगे और अपने शहजादों जैसे बेटों को देखकर निहाल ही हो जाएंगे। शाहजैन ने सेल्फी लेते हुए कहा। इससे पहले कोई कुछ कहता अमानत साहब वहाँ दाखिल हो गए। आ गए डैड, शाहजैन ने उन्हें देखकर कहा। हमें नज़र आ रहा है, शाहवेज़ ने जवाब दिया। अमानत साहब उन सबको देखकर ठिठके और फिर उनके पास आए। कि तुम सब ने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उन्होंने हैरत से पूछा। क्योंकि हम दुल्हे के भाई हैं डैड, शाहजेब ने कहा। तो इसका मतलब एक ही जैसे कपड़े पहनोगे? छोड़ें इन सब बातों को, ये बताएं कि हम सब कैसे लग रहे हैं, शाहजैन ने चहकते हुए पूछा। तुम सब इस वक्त किसी होटल के ब्यारे लग रहे हो, उन्होंने कहा तो सदमे के मारे सबके मुंह खुल गए। ऐसे तो मत कहें डैड, शाहजैन ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। जल्दी करो तुम लोग, देर हो रही है। वो घड़ी में टाइम देखते हुए बाहर निकल गए। सब बारी बारी गाड़ी में बैठे और हाल की तरफ निकल पड़े। हाल में उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। सफ़ा और मरवा लड़की वालों की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर में काजी साहब भी आ गए। अमानत साहब, मैं निकाह के 2 फार्म ले आया हूँ। 2 फार्म किस लिए? शाहवेज़ के कान खड़े हुए। एक शामिर और दूसरा तुम्हारा, अमानत साहब ने कहा तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। ये क्या कह रहे हैं डैड आप? मैंने आपको कहा भी था कि मुझे ये अभी शादी नहीं करनी। तो मैंने कब तुम्हारी शादी कर दी है? मैं तो निकाह करने का कह रहा हूँ। रुखसती 1 माह बाद ही होगी। लेकिन डैड, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन अमानत साहब ने उसकी बात काट दी। तुम क्या यहाँ तमाशा लगाना चाहते हो? चलिए काजी साहब, आप मेरे साथ आइए। वो शाहवेज़ को डांटते हुए काजी साहब के साथ वहाँ से चले गए। ये क्या हो गया? उसने अपना सर पकड़ लिया। बेटा, आपकी किस्मत में रोहा ही लिखी है, शाहजैन ने हंसते हुए कहा कि शाहवेज़ ने उसे मारने के लिए कांच का गिलास उठा लिया, जो कि शामिर ने उससे छीन लिया। रोहा कैसे मान गई? उसने पूछा, पर किसी के पास जवाब ना था। अब उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि रोहा को यह खबर खुद शाम को मिली है और तब से शाहवेज़ का नंबर ट्राई कर रही थी। लेकिन वो साहब तो अपना मोबाइल घर में भूलकर सैलून में बिजी थे। शाहवेज़ रोहा को ढूंढता रहा कि उससे कोई मदद मांगी जा सके, लेकिन वो उसे ना मिली। नाचार उसे निकाह करना ही पड़ा। उन दोनों के बाद शामिर का निकाह हुआ। सबने बारी बारी उसे गले लगाया। भाई, ट्रीट कब देंगे? शाहरुख ने पूछा। दे दूंगा जल्द ही। सबसे आखिर में शाहवेज़ उससे गले मिलने लगा। तुझे तो मैं देख लूँगा बेटा, तेरी कश्ती पार लगाने के चक्कर में मैं खुद डूब गया हूँ। शाहवेज़ उसे गले लगाए लगाए बोला तो शामिर हंस दिया। रोहा इतनी भी बुरी नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस रहने दे तू, वो खफकी से कहता साइड पर हो गया। थोड़ी देर बाद जब डिनर शुरू हुआ तो वो सबसे नज़रें बचाकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। सोहा स्टेज पर थी, रोहा अकेली ड्रेसिंग रूम में बैठी थी। उसे देखकर शाहवेज़ एक लम्हे को ठिठका। वो सजी संवरी बिल्कुल अलग लग रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे रोहा की नज़रें उस पर पड़ी। तुम झूठे मक्कार धोखेबाज, तुम्हारे जैसे मुनाफिकों को तो सूली पर लटका देना चाहिए, वो गुस्से से बोली। ब्रेक ब्रेक, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने झूठ बोला है मुझसे। जब तुम्हें पहले से पता था कि आज हमारा भी निकाह है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो भी जवाबन गुस्से से ही बोला। मुझे आज शाम ही पता चला था और मैं उस वक्त से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम ना जाने कौन सी दुनिया में चले गए थे जो मेरी एक कॉल पिक नहीं की तुमने। मम, मैं घर पर नहीं था, लेकिन जो भी हो, मैं तुम जैसी चुड़ैल, आदमखोर और नागिन से हरगिज़ हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। सुन लो तुम। शादी? माई फुट,
तुम जैसे लंगूर को तो मैं अपने घर का जमादार भी ना रखूं, आखिर को उनका भी कोई स्टैंडर्ड होता है। और तुम? हाँ, उसने गुस्से से नाक चढ़ाई, जबकि शावेज के तो सर पर लगी तलवों पर बुझी थी। लड़ाई करते उन दोनों को अंदाज़ा भी ना हुआ कि उनकी आवाज़ें ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगी हैं, और उनकी आवाज़ें सुनकर शाहजेब, शाहजैन और शाजिल भी वहाँ आ गए हैं और हैरत से उन्हें देख रहे हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, शावेज बोला। तो मैंने भी तुम्हें रुकने को नहीं कहा, मेरी बला से तुम भाड़ में जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। हाँ तो जाओ ना। तो जा रहा हूँ ना। जाओ। जा ही रहा हूँ। वो पैर पटकते बाहर निकल गया, जबकि रोहा धप से सोफे पर बैठ गई। बाकी सबने अपना सर पीट लिया। मेहंदी के बाद आज रुखसती थी। सोहा और शामिर स्टेज पर एक साथ बैठे थे, बाकी सब मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। ऐसे में एक टेबल पर अपने बेटे के साथ बैठी मिसेस हशमत बार बार रोहा को मुस्कुरा कर देख रही थी। शावेज उनको काफ़ी देर से नोट कर रहा था और उसे गिरां गुजर रहा था उनका रोहा को ऐसे देखना। बात यह नहीं थी कि वो रोहा को देख रही थी, बल्कि बात यह थी कि वो बार बार उसे देखकर अपने बेटे को कुछ कहती और फिर वो भी रोहा को देखने लगता। आखिर माजरा क्या है? उसने अपने आप से सवाल किया। माजरा कुछ नहीं है, बस आंटी को रोहा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है। उसके बराबर में खड़े शाजिल ने मोबाइल पर झुके झुके ही कहा। क्या उनकी इतनी हिम्मत? इनको तो मैं बताता हूँ। वो आस्तीन ने चढ़ाते आगे बढ़ने लगा। तुझे क्यों बुरा लग रहा है? बीवी है मेरी। अच्छा, शाजिल ने हैरत से आंखें फैलाई, लेकिन वो मिसेस हशमत के पास पहुंच चुका था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल हैं आपके? आप निकाह में क्यों नहीं आई थी? शावेज ने खुशी खिलाकी की इंतहा कर दी। दरअसल बेटा, मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, इस वजह से ना आ सकी, उन्होंने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। चलें, कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। रोहा, रोहा इधर आना ज़रा। उसने रोहा को आवाज़ दी तो वो हैरत ज़दा से उसके पास आई। हाँ, क्या हुआ? उसने पूछा। यह है मेरी बीवी रोहा। उसने रोहा के गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे अपने साथ लगाया और मिसेस हशमत से उसका तारुफ करवाया। जहाँ रोहा का मुंह हैरत से खुला था, वहीं आंटी और उनके बेटे की शक्लें भी देखने वाली थीं। अच्छा, ये तुम्हारी बीवी? उन्होंने बमुश्किल कहा। जी जी, यही है। आओ रोहा, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। वो उसे लेता आगे बढ़ गया। ये क्या हरकत थी? रोहा ने उससे दूर होते हुए गुस्से से पूछा। उनका बेटा इतनी देर से तुम्हें ताड़े जा रहा था। हैं? मैं अभी जाकर उसका मुंह तोड़ती हूँ। उसको तो गुस्सा आ गया। यहाँ तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी। और तुम ज़रा स्टेज तक ही रहो, मर्दों वाली साइड पर घूमने की ज़रूरत नहीं है, समझी? उसने वार्न करने वाले अंदाज में कहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर जो उसने आगे से ये कह दिया कि तुम कौन होते हो मुझ पर रोक टोक करने वाले, तो वो क्या जवाब देगा? अच्छा, अब नहीं जाऊंगी, वो कहती हुई आगे बढ़ गई। पीछे शावेज हैरत ज़दा सा खड़ा रह गया। शादी बखैर आफियत अंजाम पा गई और शामिर और सोहा नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर को चले गए थे। उनके जाने के बाद पहली सुबह थी। शाजिल किचन में खड़ा पराठे बेल रहा था। वैसे तो किचन के काम मरवा ने संभाल लिए थे, लेकिन उसे रोटियां बनानी नहीं आती थी। घर में तो ये काम चंदा भी करती थी, लिहाजा रोटियां वगैरह बनाने का काम शाजिल के ही ज़िम्मे था। मरवा आमलेट बना रही थी, जबकि शाहजैन और सफ़ा इस वक्त सोए हुए शाहजेब के सामने खड़े थे, और वो दोनों क्या करने वाले हैं ये आप खुद ही देख लें। पहले लिपस्टिक दो, शाहजैन ने सफ़ा से कहा तो उसने लिपस्टिक उसे थमा दी। शाहजैन ने उसके मुंह पर लिपस्टिक से दो बड़े बड़े दायरे बना दिए। एक मिनट रुको, सफ़ा ने कहा। क्यों? शाहजैन ने ना समझे से उसे देखा। ये मेकअप तो पानी से उतर जाएगा, हमें किसी ऐसी चीज़ से इसका मुंह गंदा करना चाहिए जो 4-5 मरतबा धोने के बाद साफ़ हो। तो ऐसी चीज़ कहाँ से लाएं हम? एक मिनट, मुझे सोचने दो। आइडिया। हम पेंट ब्रशेस से इसके मुंह पर पेंट कर देते हैं, कैसा? ग्रेट, जाओ जल्दी से पेंटिंग का सामान लेकर आओ। ठीक है, तुम ध्यान रखना ये जाग ना जाए, सफ़ा ने उसे तलकीन की। इसकी फ़िक्र मत करो, ये गधे घोड़े खच्चर सब बेच कर सोता है, इतनी आसानी से नहीं उठेगा, उसने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सफ़ा पेंटिंग के सामान के साथ वहाँ मौजूद थी। शाहजैन ने अपने जुड़वा भाई के मुंह पर दिल भर कर नक्शो निगार बनाए। चलो भाई, दुल्हन तैयार है। जब उसके चेहरे पर कोई भी जगह खाली ना बची तो वो बोला। नहीं, अभी दुल्हन मुकम्मल तैयार नहीं हुई, सफ़ा ने कहा। क्यों? उसने हैरत से पूछा। अभी बताती हूँ, सफ़ा कहकर बाहर भागी। फिर थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक हेयर बैंड था जिस पर 2 अदद सींग लगे हुए थे। ये लगा दो इसके सर पर। ओके, शाहजैन ने उसके सर पर हेयर बैंड लगा दिया। चलो मैं इसे जगाता हूँ और तुम वीडियो बनाओ,
उसने अपना हैंडी कैम सफ़ा को पकड़ा दिया। वो हैंडी कैम लेकर दरवाजे के पीछे से छुपकर वीडियो बनाने लगी। शाहज़ेब उठ जा मेरे भाई, जल्दी नीचे आ, शाजिल को कुछ हो गया है। क्या हुआ शाजिल को? वो हड़बड़ा कर उठा। तू पहले नीचे तो आ, उसने कहा तो शाहज़ेब बगैर मुंह हाथ धोए नीचे भागा। नीचे पहुंचकर सबसे पहली नज़र उसकी शाहरुख पर पड़ी। वो उसके पास गया। शाहरुख ने आंखें फाड़कर उसे देखा। अम्मी, भूत भूत बचाओ अम्मी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शाहरुख ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ है भूत? शाहज़ेब ने पूछा, लेकिन शाहरुख ने दौड़ लगा दी। बचाओ, भूत मेरे पीछे लग गया, भूत, वो कहता हुआ भागे जा रहा था और शाहज़ेब उसके पीछे आ रहा था। अरे मैं भूत नहीं हूँ। वो भागता भागता किचन में पराठे बेलते शाजिल से जाकर लिपट गया। भूत भूत बचाओ भूत। क्या हो गया? शाजिल चीखा। अम्मी अम्मी, अबे मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ, उसने खुद से चिमटे शाहरुख को झिड़का। भूत भूत, वो बौखलाया हुआ सा था। कहाँ है भूत? सुबह सुबह आईना देख लिया है क्या? उसने चिढ़कर पूछा। मैं नहीं, वो रहा भूत। शाहरुख ने पीछे की तरफ इशारा किया। शाजिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उन दोनों की ही चीख निकल गई, क्योंकि शाजिल भूत देखकर चीखा तो उसके हाथ से बेलन छूटकर शाहरुख के पैर पर जा गिरा। अब दोनों ही चीख रहे थे। मैं भूत नहीं हूँ, शाहज़ेब बेबसी से बोला। खबरदार, हिलना मत, अपने हाथ ऊपर कर लो। शाहज़ेब की अकब से आती सर्द आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस घर का सबसे जज्बाती आदमी उस पर गन ताने खड़ा था। आप सब समझ तो गए ही होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। शाहवेज़, क्या कर रहे हो? ये मैं हूँ। शाहज़ेब की शक्ल रोने वाली हो गई, जबकि फ्रिज के पीछे से छुपकर ये मंजर देखते दोनों शैतान खूब इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ वीडियो भी बना रहे थे। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे चोरों को, शाहवेज़ ने सर्द अंदाज में कहना शुरू किया, लेकिन शाहरुख ने उसकी बात काट दी। क्यों? अब पहले यही काम करते थे। तुम चुप करो और तुम सच सच बताओ, चोरी की नीयत से आए थे ना? मैं अपने घर में चोरी क्यों करूँगा? शाहज़ेब चीखा। चर्च के लिए। तुम जैसे चर्चियों को अपनी चर्च खरीदने के लिए ये छोटी मोटी चोरियां करनी ही पड़ती हैं। वाह भाई, मतलब वकालत से पहले यही काम करते थे तुम। शाहजैन भी फ्रिज के पीछे से नमूदार हुआ, लेकिन शाहवेज़ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अबे गधो, अंधो, नमूनो, गौर से देखो, मैं शाहज़ेब हूँ। आखिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हैं? सबको एक साथ शौक लगा था। आवाज़ तो शाहज़ेब की ही है, लेकिन तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? शाहजिल ने आगे बढ़कर पूछा। क्या हुआ है मेरी शक्ल को? उसने अचंभे से पूछा। जाकर अपना मुंह देख लो आईने में, पता चल जाएगा। शाहवेज़ ने गहरी सांस लेते हुए गन नीचे की। शाहज़ेब जल्दी से बाथरूम भागा। पूरे आधे घंटा लगाने के बाद वो वापस आया तो कुछ कुछ उसकी सूरत नज़र आ रही थी। कहाँ है ये जलील कमीना शाहजैन? उसने नाश्ते की टेबल पर बैठे अफराद से पूछा। वो यूनिवर्सिटी चला गया है, मरवा ने जवाब दिया। पता था मुझे, देख लूँगा मैं उसे। उसने दिल ही दिल में उसे धमकी दी। अब इस शक्ल के साथ वो यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकता था, लिहाजा घर बैठकर शाहजैन से बदला लेने का प्लान बनाने लगा। तमाम डॉक्टर्स का पैनल मीटिंग रूम में मौजूद था, जहां अस्पताल के एचओडी ने कोई अहम काम उनके ज़िम्मे लगाना था। आज मैं आप सब डॉक्टर से ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे जहां तक हो सके हमारे पास सर्जरी के पेशेंट लाने हैं। मतलब ये कि जो मरीज़ आप लोगों के पास आते हैं उनमें से कम अज़ कम भी 70% मरीज़ों को आपने किसी भी किस्म की सर्जरी के लिए मजबूर करना है। नहीं तो उन्हें कम अज़ कम भी कोई ना कोई बहाना बनाकर 2 दिन अस्पताल में एडमिट करवाना है। एक पेशेंट के एक दिन का बिल 15,000 बनता है, जबकि सर्जरी का बिल लाखों से ऊपर जाता है। आप में से जो भी डॉक्टर हमारे अस्पताल में पेशेंट एडमिट करवाएगा, उसे उन पैसों में 40% मुनाफा दिया जाएगा। जितने ज़्यादा पेशेंट्स उतना ज़्यादा मुनाफा। अस्पताल का एचओडी बेहिसी से कह रहा था, जबकि शाजिल को तो सुनकर ही शौक लगा था। लेकिन सर, जब पेशेंट्स दवाओं से ठीक हो सकते हैं तो हमें उन्हें ज़बरदस्ती एडमिट करवाने की क्या ज़रूरत है? शाजिल ने पूछा। आप बहुत ही भोले हैं डॉक्टर साहब। ये बात आपको और हमें पता है ना कि मरीज़ को अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मरीज़ों को तो नहीं मालूम ना। शाजिल समझ गया, अब वो इतना भी भोला नहीं था। मुझे ऐसी हराम रोज़ी नहीं कमानी, उसने गुस्से से कहा। वो वहाँ अकेला था जो उनके खिलाफ बोल रहा था, वरना बाकी सब तो सुकून से बैठे थे। यही बात शाजिल का दिमाग घुमा गई थी। आप तहम्मुल से सोचें डॉक्टर शाजिल, इसमें आपका ही फ़ायदा है। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी जॉब पर। मैं अभी और इसी वक्त रिज़ाइन देता हूँ। वो गुस्से से कहता वहाँ से निकल गया। अगले ही आधे घंटे में उसका रेजिग्नेशन लेटर एचओडी की टेबल पर मौजूद था। आज शान से भी नहीं आई थी।
وہ بے حد غصے میں اسپتال سے نکلا تھا۔ روڈ جیم تھا اس لیے وہ گلی میں مڑ گیا۔ ابھی وہ ایک سنسان گلی میں پہنچا ہی تھا جب 2 بائک پر 4 افراد نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا۔ جو کچھ بھی ہے نکال دو۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ایک ڈکیت نے اس پر گن تانتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو دیتا ہے کہ میں چلاؤں گولی؟ اچھا دیتا ہوں۔ شاذل نے اپنا موبائل اور والیٹ ان کے حوالے کیا۔ لیپ ٹاپ بھی دے اپنا۔ اس نے ناچار اپنا لیپ ٹاپ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ اس کی گاڑی چھوڑ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ شانسی کا نمبر بھی تو اسی موبائل میں تھا۔ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ شاویز مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ وہ مال میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اس کی نظر روڈ پر ایک طرف کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی، وہیں پر 2 لڑکے کھڑے اس پر آوازیں کس رہے تھے، لیکن لڑکی انہیں نظر انداز کر رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، بجائے اس کے کہ ان لڑکوں کو جوتا اتار کر مارے یہ خاموش کھڑی ہے۔ انہی جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ایسے لفنگے لڑکوں کو شہ ملتی ہے۔ ابھی روحا ہوتی نا تو مار مار کر بھرکس نکال دیتی ان کا۔ شاویز دل ہی دل میں کہتا اندر داخل ہوا، لیکن اسے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی۔ ساری زندگی روحا کی لڑنے بھیڑنے والی عادت سے چڑھنے والا آج اسی کی مثال دے رہا تھا۔ میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ سیدھا سیدھا چل رہا تھا جب اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی۔ تم اندھے، بے شرم، بے حیا، تمہیں شرم نہیں آتی لڑکیوں کو ٹکر مارتے ہوئے؟ وہ لڑکی چیخی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ہی مارا ہے تم نے۔ تم جیسے لچے لفنگے آوارہ لڑکے جان بوجھ کر ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہو۔ اس لڑکی نے چلا چلا کر اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لیا تھا۔ بیچارہ شاویز گھبرا گیا تھا اس سچویشن میں۔ تم؟ مجمع میں ایک زوردار آواز گونجی تو سب کی گردنیں پیچھے مڑی۔ شاویز تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں روحا کھڑی تھی۔ تم وہی لڑکی ہو نا جو راہ چلتے لوگوں کو ٹکریں مار مار کر ان کی جیبیں کاٹتی ہو؟ روحا نے براہ راست اس لڑکی کو مخاطب کیا تو لڑکی کی آنکھیں ابل پڑیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں، یہ سچ ہے۔ اس دن ڈالمن مال میں تم نے میرا پرس بھی ایسے ہی مارا تھا۔ اس میں پورے 20,000 روپے تھے۔ چلو نکالو میرے پیسے، روحا نے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔ میں نہیں جانتی تمہیں۔ جھوٹ بول رہی ہو تم جیسی لڑکیاں جب پکڑی جاتی ہیں تو ہراسمنٹ کا شور مچا دیتی ہیں۔ شاویز، بابا جان کو فون لگا اور کہو کہ گرفتار کرنے آئے اسے۔ اب تمام لوگ اس لڑکی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ لڑکی کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ روحا چھوڑو اسے۔ شاویز روحا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آیا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ شاویز اسے فوڈ کورٹ میں لے آیا، پھر اس سے پوچھا، دیکھا نہیں تم نے کہ کیا کیا میں نے؟ اس نے چڑھے ہوئے انداز میں کہا۔ اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ شاویز نے کہا، لیکن وہ غصے میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر میں تماشا نہ لگاتی تو اب تک تم ہراسمنٹ کے کیس میں اندر ہو چکے ہوتے۔ مطلب تم نے اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا؟ ہاں تو اور کیا کرتی؟ ایسے نہ کرتی تو وہ لڑکی تمہیں اب تک پتہ نہیں کتنے لوگوں سے پٹوا چکی ہوتی۔ ویسے تم کیا کر رہی تھی یہاں؟ مجھے ایک سوٹ لینا تھا، اسی لیے آئی تھی، لیکن پھر تمہارے اوپر نظر پڑ گئی۔ دل تو کر رہا ہے اس لڑکی کا منہ توڑ دوں۔ اس کو ابھی تک غصہ آ رہا تھا۔ شاویز مسکرایا۔ اچھا، لیکن تم اس کی جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ مجھ سے اگر کوئی سوری کر لے تو میں بلا وجہ رائی کا پہاڑ نہیں بناتی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شاویز نے پوچھا تو روحا کو حیرت ہوئی۔ آج وہ اس کی باتوں پر بالکل بھی غصہ نہیں ہو رہا تھا۔ تم کھلاؤ گے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں جلدی بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ جو تم کھلا دو۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے ویٹر کو بلایا۔ آج وہ روحا کو حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے سے فارغ ہو کر روحا نے اپنی شاپنگ مکمل کی۔ شاویز اس کے ساتھ ہی رہا۔ روحا نے اسے کہا بھی کہ وہ چلا جائے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ شاپنگ ختم ہونے کے بعد وہ اسے اس کے گھر تک ڈراپ کرایا۔ روحا نے بھی اخلاقیات نبھاتے ہوئے اسے اندر آ کر چائے پینے کا کہا، لیکن اس نے معذرت کر لی۔ جانے سے پہلے شاویز نے اسے بس ایک ہی بات کہی، تھینکس میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ روحا حیران سی کھڑی رہ گئی۔ آج وہ اسے یکے بعد دیگرے کئی جھٹکے دے گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا موڈ بہت فریش تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاذل لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ شکل سے ہی تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ وہ ٹائی کھولتا شاویز کے برابر میں ہی آ کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ شاویز نے پوچھا۔ کچن میں سے دونوں جڑواں شیطانوں کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج کا دن ہی منحوس ہے، اس نے جوتا اتارتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ شاویز کو مزید حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے لیے تو آج کا دن بہت ہی خوشگوار تھا۔ جاب سے ریزائن دے دیا میں نے۔ کیا؟ ایسے اچانک؟ پر کیوں؟ شاویز کو شاک لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دونوں جڑواں شیطان کچن سے باہر آئے۔ آج جو تو نے حرکت کی تھی نا، اس کے بعد تو تجھے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ شکر کر میں نے صرف سوئمنگ پول میں دھکا دیا ہے، شاہ زیب بولا۔ میں بھی اسی بات پر حیران ہوں کہ تو نے مجھے چھوڑ کیسے دیا۔
हालांकि तू इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से है तो नहीं, शाहजैन ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी तुझसे बदला लेना है बेटा। फिक्र मत कर, इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा भी नहीं मैं, ना तुम्हें और ना तुम्हारी उस नई पार्टनर को। शाहजेब ने धमकी दी तो बदले में शाहजैन ने उसका मुंह चिढ़ाया। तुम दोनों लड़ना बंद करो। और शाजिल, तुम क्या कह रहे थे? क्यों रिज़ाइन दिया तुमने? शाहवेज ने पहले उन दोनों को डांटा, फिर शाजिल को मुखातिब किया। क्या तुमने जॉब छोड़ दी? पर क्यों? वो दोनों भी हैरान हुए। बदले में शाजिल ने सारी रुदात कह सुनाई। अस्तगफिरुल्लाह, कितने बेहिस डॉक्टर हैं यार। शाहवेज को अफसोस हुआ। अब तुम क्या करोगे? शाहजेब ने पूछा। दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। शाजिल, तेरे पास 1000 का खुला है? शाहजैन ने अचानक से पूछा। मुझे रोटियां लानी हैं बाहर से। हाँ है, देता हूँ। उसने जेब में हाथ डाला तो याद आया कि उसका वॉलेट तो छिन चुका है। शिट, मेरा वॉलेट और मोबाइल लैपटॉप तो चोरी हो गया है। क्या? अब की बार सब उछल पड़े। हाँ, वो दरअसल उसने सब कुछ बता दिया। बड़े ही कोई बेवकूफ़ चोर थे, गाड़ी भी ले जाते, वो क्यों छोड़ दी? शाहजैन ने अफसोस से कहा तो शाहवेज ने उसे घूरा। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो उसे बात अच्छी कर लेनी चाहिए। शाहजेब ने उसे झिड़का। जहाँ तक मुझे पता है मेरी शक्ल हूबहू तुम्हारे जैसी है, शाहजैन ने कहा तो वो लाजवाब हो गया। छोड़ो इन दोनों को, ये तो सारा दिन लड़ते ही रहते हैं। तुम जाओ कपड़े चेंज करो, मैं मरवा से कहकर चाय बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। शाहवेज को उसकी परेशान हाल सूरत देखकर तरस आया था। वो सर हिलाता उठ गया। उसके जाने के बाद शाहवेज ने एक नज़र अपने 2 गधों जैसे भाइयों पर डाली जो एक दूसरे पर कुशन के वार कर रहे थे। ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। वो ताज्जुब से सर हिलाते उन्हें लड़ता हुआ छोड़ गया। सफ़ा, तुम जिन्नात वगैरह पर यकीन रखती हो? सफ़ा और मरवा किचन में खड़ी रात के खाने के बर्तन धोकर रख रही थी। उन दोनों बहनों के आने से काम काफ़ी हद तक कम हो गए थे। काम वाली मासियाँ जो इस घर में किसी औरत के ना होने की वजह से नहीं आती थीं, अब वो भी घर की सफाई करने पर राज़ी हो गई थी। रोज़ाना कॉलेज से वापस आकर सफ़ा अपनी निगरानी में घर की सफाई करवाती थी। अलबत्ता बर्तन वगैरह धोने के काम मरवा खुद करती थी, क्योंकि उसे किसी काम वाली के हाथ से बर्तन धुलवाना सख्त नापसंद था। पहले नहीं करती थी, लेकिन जब से तुम्हारे भाई को देखा है मुझे यकीन हो गया कि जिन्नात भी इसी दुनिया में होते हैं, उसने सुकून से जवाब दिया। तुम कभी घर के बेसमेंट में गई हो? उसने एक नया सवाल पूछा। हाँ, एक दो बार गई हूँ। तुमने वहाँ एक कमरा देखा होगा जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका होगा। हाँ, देखा है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम जानते हो उस दरवाजे के पीछे क्या है? उसने अपने लहजे को पुरस्कार बनाते हुए कहा। नहीं, आज से 100 साल पहले जब बड़े सगीर में जंग चल रही थी, तब उस घर में एक लड़की नीलम का कत्ल हुआ था और उसकी लाश उसी बेसमेंट के कमरे में दफन है। तुम झूठ बोल रहे हो, सफ़ा ने इत्मीनान से कहा। मैं जानता था कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन ये असली दास्तान है। इस पर बड़े सगीर के एक अंग्रेज़ राइटर ने किताब भी लिखी थी, दी नीलम टेल्स। उसने उस किताब में उसके कत्ल की वजूहात और उसके बाद यहाँ रहने वालों के साथ पेश आने वाले गैर मामूली वाक़यात लिखे हैं। वो किताब नीचे बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पड़ी है। अच्छा, राइटर का क्या नाम है? एल्टन मायो। एक मिनट, वो तो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन है ना, और वो अपने मशहूर ज़माना हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की वजह से जाने जाते हैं। वो कब से ऐसी किताबें लिखने लगे? सफ़ा ने अचंभे से पूछा तो शाहजेब गड़बड़ा गया। हाँ, तो मैंने कब कहा कि ये वही वाले एल्टन मायो हैं? दुनिया में एक ही नाम के हज़ारों इंसान होते हैं। खैर, मुझे क्या, मैं कौन सा उसे पढ़ूंगी। वो कंधे उचकाते किचन से निकल गई, जबकि मरवा और शाहजेब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वो दोनों अच्छे से जानते थे उसकी फितरत कि वो ज़रूर वो किताब पढ़ेगी। रात को जब सब सो गए तो वो चुपके से उठकर लाइब्रेरी गई। वो तो हैरान रह गई। हर तरफ कदादम अलमारियाँ और उनमें रखी लाखों किताबें। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी उस किताब को, सफ़ा ने सोचा। लेकिन उसका यह मसला हल हो गया, क्योंकि हर रैक पर एक चिट लगी हुई थी जिसमें उस रैक में रखी किताबों की कैटेगरी लिखी थी। वाह, उसने सताइश से कहा। वो बारी बारी तमाम रैक पर लगी चिट पढ़ने लगी। फिर आखिर एक रैक पर उसे हॉरर कलेक्शंस लिखा दिखा। उसे हैरत हुई, क्योंकि इस रैक में तकरीबन 200 किताबें मौजूद थीं। लगता है इस घर के लोगों को हॉरर पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, वो कहती हुई अपनी मतलूबा किताब तलाश करने लगी। 4-5 किताबों के बाद ही उसे एक ग्रीन कवर वाली मोटी सी किताब नजर आई, जिस पर जली हरूफ में लिखा था, द नीलम टेल्स। शाहवेज और शाजिल दोनों ही अपने अपने कमरों में जाग रहे थे। शाहवेज को बार बार रोहा याद आ रही थी। वो हर बार उसके ख्याल को झटकता, लेकिन फिर कहीं से लड़ती झगड़ती रोहा उसके सामने आ जाती। दूसरी तरफ शाजिल परेशान था कि वो शानज़े से किस तरह राब्ता करेगा। वो तो उसे अपने रिज़ाइन का भी बताकर नहीं आया। ऊपर से उसने शानज़े का नंबर गूगल ड्राइव पर भी नहीं डाला था।
تم اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ صرف ایک کولیگ ہی تو تھی۔ شیطان شاذل اس کے بائیں جانب آ کر بولا۔ کیوں نہ پریشان ہو، وہ شانزے سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے فکر مند تو ہوگا۔ فرشتہ شاذل دائیں جانب نازل ہوا، اور وہ تو جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی نا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا شاذل کے جانے سے، اور ضرورت پڑی تو وہ خود کال کر لے گی۔ شیطان شاذل نے کہا، تم ہمیشہ فضول مشورے ہی دینا، اگر یہ خود چلا جائے گا تو کون سی آفت آ جائے گی؟ میرے خیال میں اسے اسپتال جا کر شانزے سے مل لینا چاہیے۔ فرشتہ شاذل بولا، بالکل نہیں، مرد کبھی نہیں جھکتے۔ شیطان شاذل نے نفی کی۔ تم دونوں چپ کرو گے؟ جب دیکھو میرے سر پر نازل ہو جاتے ہو۔ اصلی شاذل چیخا تو دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ اف، اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دوسری طرف صفا نے پوری نیلم ٹیلز پڑھ لی تھی اور اب وہ شاذین کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کتاب کے مطابق برِ صغیر کی علیحدگی سے پہلے اس بنگلے میں ایک لڑکی رہتی تھی، نیلم، جس نے اپنی پسند سے شادی کی تو اس کے سابقہ منگیتر نے اسے قتل کر کے اس کی لاش اسی بنگلے میں دفنا دی تھی، لہٰذا اس دن سے اس کی روح یہاں گھومتی ہے اور اپنے قاتل کو تلاش کرتی پھرتی ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک نقشہ بھی دیا ہوا تھا جس کے مطابق وہ قبر یہیں بیسمنٹ میں تھی اور اسی کمرے میں تھی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے شاذین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ بیسمنٹ میں چلو۔ کیوں؟ مجھے وہ کمرہ دیکھنا ہے جس پر تالا لگا ہوا ہے۔ تمہیں وہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ بس ایسے ہی مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ اندر کیا ہے۔ لو، یہ تو میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چاچو کے آرمی کے زمانے کے کچھ اسلحہ، فائلز اور ان کے کچھ اعزازات ہیں۔ نہیں، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اس نے شاذین کو نیلم ٹیلز والی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ یہ سن کر اس کا مذاق نہ اڑائے کہ وہ ایک کتاب پر یقین کر کے بھوت ڈھونڈنے جا رہی ہے۔ رات کے اس وقت تمہیں کیا سوجی ہے آخر؟ تم چل رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ اچھا چلو۔ اس نے ایک گہری نظر نیند میں سوئے ہوئے شاہ زیب کو دیکھا، پھر حامی بھر لی۔ تم نیچے جاؤ، میں چابی لے کر آتا ہوں، اس نے کہا، اور دونوں ہی چل پڑے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شاہ زیب نے آنکھیں کھولیں اور موبائل نکال کر کسی کو میسج کرنے لگا۔ دونوں چلے گئے ہیں، تم ریڈی رہنا۔ اس نے میسج سینڈ کیا، 2 سیکنڈ بعد ہی رپلائی آیا، اوکے۔ شاہ زیب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ شاذین بیزار سا تھا جبکہ صفا مبہوت سی دیواروں پر لٹکی بندوقیں اور ریک میں سجی پسٹلز کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ریک میں اس کے بابا کا آرمی کا یونیفارم رکھا تھا جبکہ دوسرے میں ان کے سرکاری اور عسکری اعزازات وغیرہ تھے۔ بابا نے آرمی کیوں چھوڑ دی؟ اس نے سحر زدہ سے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنی خوشی سے نہیں چھوڑی، ان کے گردے فیل ہو گئے تھے تو مجبوراً ریٹائرمنٹ لینی پڑی تھی، شاذین نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ اب تمہارا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلیں، شاذین نے کہا تو صفا کو یاد آیا وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ شاذین نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کمرے کا دروازہ دہاڑ سے بند ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہوا سے بند ہو گیا شاید، صفا نے کہا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی تمام لائٹیں بند ہو گئیں اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شٹ، لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے۔ رکو، میں ٹارچ آن کرتا ہوں، شاذین نے کہا اور جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ پہلے دروازہ بند ہوا، اب لائٹ چلی گئی۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، صفا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ شاذین، مجھے لگتا ہے کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کس نے کی یہ بکواس تم سے؟ اور یہاں کوئی… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کسی لڑکی کی وحشت ناک چیخ سنائی دی۔ دونوں اچھل پڑے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ فضا میں گھنگروں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کون ہے یہاں پر؟ اب تو شاذین کو بھی خوف آنے لگا۔ تم ٹارچ آن کیوں نہیں کر رہے؟ صفا نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ میرا موبائل کمرے میں ہی رہ گیا، تم آن کرو اپنے فون کا ٹارچ۔ میں بھی موبائل اوپر ہی بھول آئی ہوں، تم دروازہ کھولنے کی کوشش کرو ذرا، صفا نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا آگے بڑھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ لگتا ہے کسی نے دروازہ لاک کر دیا ہے باہر سے، اس نے کہا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان سے آنچل لہراتا کسی عورت کا سایہ سا گزرا۔ امی! وہ دونوں اچھل پڑے۔ بچاؤ بچاؤ بھوت! وہ دونوں چیخے۔ 2 منٹ تک چیختے رہنے کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شاذین، مجھے لگتا ہے کہ نیلم کی روح یہاں آ گئی ہے، صفا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ 1 منٹ، کون نیلم؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شاذین نے اچنبے سے پوچھا۔ وہی نیلم جس کا یہاں قتل ہوا تھا آج سے 100 سال۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ بھوت!
उसने अटकते अटकते उसके पीछे की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही शाहजैन पीछे मुड़ा, उन दोनों की एक बार फिर से चीख निकली, और इस पर वो दोनों इतनी ज़ोर से चीखे थे कि आधे मोहल्ले तक उनकी चीखें सुनाई दे रही थीं। उनके सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि किसी लड़की की खून आलूद लाश पड़ी है। वो दोनों चीखते चिल्लाते दरवाजे की तरफ दौड़े और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं खुला। वो दोनों दोबारा पीछे मुड़े तो मज़ीद खौफजदा हो गए, क्योंकि लाश वहाँ से गायब थी। बचपन से ही शाहमीर, शाहवेज़ और शाहज़िल की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि तीनों आगे पीछे एक एक साल के वक्फे से पैदा हुए थे। शाहमीर और शाहवेज़ अपनी हर पर्सनल बात बाकी दोनों से शेयर करते थे। वैसे शाहज़ैन और शाहज़ेब से भी शेयर करते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती थी जिनको वो लोग बस आपस में शेयर करते थे। लेकिन शाहज़िल इतना कमगो था कि वो अपने पर्सनल इशू उन दोनों से भी शेयर नहीं करता था। वो बस उन दोनों की सुनता था या फिर कोई मशवरा या राय देता था, लेकिन अपने राज वो अपने तक ही रखता था। आज पहली बार उसका दिल कर रहा था कि वो शाहवेज़ के पास जाए और उसे बताए कि उसके दिल की इस वक्त क्या हालत हो रही है। उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसको अपने हमशक्ल दिखने लगे हैं वगैरह वगैरह। उसने फैसला कर लिया कि वो शाहवेज़ से ज़रूर शेयर करेगा। दूसरी तरफ 2 घंटे की दिमागी जंग के बाद शाहवेज़ इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे अपनी नकचिड़ी, मगरूर, बदतमीज़ और बदलिहाज बीवी से अचानक ही तूफ़ानी किस्म की मोहब्बत हो गई है। जी हाँ, वही बीवी जिसका नाम है रोहा सदाकत, जिसे वो बचपन से ही सख्त नापसंद करता आया है। पहले तो उसे खुद यकीन ना आया, और जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि हाँ वाकई ऐसा हो गया है, तो उसका दिल किया कि ये बात वो किसी से शेयर करे। रोहा से कह तो नहीं सकता था, क्योंकि उसे यकीन करना नहीं था। जुड़वां शैतानों को बताना मतलब था कि अपना मजाक बनवाना। शाहमीर फ़िलहाल घूमने फिरने गया हुआ था, उससे लंबी बात करना आसान ना था। बस एक शाज़िल था जो ये बात ना सिर्फ सुनेगा बल्कि उसे कोई मशवरा भी देगा, और उसका मजाक भी नहीं उड़ाएगा, और ना ही इस बात को किसी और से कहेगा। ये ख्याल आते ही उसने रात के 2:30 बजे का भी ख्याल नहीं किया और शाज़िल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरत ज़दा रह गए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? शाज़िल ने हैरत से पूछा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी, लेकिन पहले तुम बताओ। आओ अंदर, शाज़िल ने अंदर आने को कहा। वो आगे बढ़ा ही था कि दोनों को किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये कौन चिल्ला रहा है? शाहवेज़ ने हैरत से पूछा। बेसमेंट से आवाज़ें आ रही हैं शायद, शाज़िल ने जवाब दिया। इस वक्त बेसमेंट में कौन है? पता नहीं, चलकर देखते हैं। वो दोनों बेसमेंट में पहुंचे तो पहले तो उन्हें चाचू का पर्सनल कमरा खुला देखकर शदीद हैरत हुई। उसके बाद वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो मज़ीद हैरान हुए, क्योंकि कमरे में एक जानिब शाहज़ेब और मरवा हंसते हंसते बेहाल हो रहे थे, तो दूसरी तरफ शाहजैन और सफ़ा बेयकीनी से अपने हमशक्ल बहन भाई को देख रहे थे। तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया? सफ़ा को अब समझ आया था। वो किताब दी नीलम टेल्स छूटी थी, सफ़ा ने पूछा, तो शाहज़ेब ने हंसते हुए सर हिला दिया, जबकि शाहजैन को नीलम टेल्स के नाम पर शौक लगा। क्या क्या कौन सी किताब की बात कर रही हो? उसने सफ़ा से पूछा। नीलम टेल्स, वही जो एल्टन मायो ने लिखी है। कौन? वो किताब किसी एल्टन मायो छायो ने नहीं लिखी है, बल्कि ये किताब तो इस गधे शाहज़ेब ने लिखी है। क्या? सफ़ा को शौक लगा। हाँ, जब ये 15 साल का था तब इसको शौक चढ़ा था हॉरर नावल लिखने का। तब इसने एक इंग्लिश मैगज़ीन के लिए नावल लिखा था। बाद में डैड ने उसे पब्लिश करवा दिया, जिसका पहला एडिशन हमारी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, और वह सब फर्जी कहानी है, उसमें कोई हकीकत नहीं। अपनी अकल इस्तेमाल करने से पहले मुझसे ही पूछ लेती। शाहजैन ने उसे खूब मलामत किया। बाकी दोनों जिन कदमों से आए थे उन्हीं कदमों से वापस चले गए कि इन बच्चों में उनका क्या काम। आज के बाद मुझे तंग ना करना, शाहज़ेब ने उन दोनों को वार्न किया। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, शाहजैन कहते हुए शाहज़ेब को मारने लगा, लेकिन इससे पहले ही वो भाग गया। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ सफ़ा भी मरवा के पीछे दौड़ी थी। अब दोनों ही अपने अपने हमशक्लों से अपनी जानें बचा रहे थे। शाहज़ेब आगे आगे दौड़ रहा था, जबकि शाहजैन उसके पीछे आ रहा था। काफ़ी देर की दौड़ भाग के बाद बिलाखिर शाहजैन ने उसे पकड़ ही लिया और उठाकर ठंडे पानी से भरे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। अब शाहज़ेब पूल में से उसे गालियां दे रहा था, जबकि वो बाहर खड़ा हंस रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी पूल में कूद पड़ा। अब दोनों पूल के अंदर ही कुश्ती लड़ रहे थे। दूसरी तरफ सफ़ा ने कमरे में पहुंचते ही मरवा को अपने तकिए से मारना शुरू कर दिया। उसने अपने बचाव के लिए अपने तकिए को सामने कर लिया। काफ़ी देर तक दोनों में पिलो फाइटिंग होती रही, यहाँ तक कि पूरा कमरा रुई से भर गया और फिज़ा में उनके कहकहे गूंजने लगे। नज़ाकत साहब कॉरिडोर में खड़े अपनी परियों को हंसता हुआ देख रहे थे,
और उनकी खुशियों के लिए दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, जब देखो बच्चों वाली हरकतें करते रहते हैं। शाजिल ने अपने कमरे में वापस आते हुए शावेज को कहा, तू बता क्या बात करनी थी? शाजिल ने उससे पूछा। हाँ वो असल में, तू बैठ ना, शावेज गड़बड़ाया। अच्छा बैठ जाता हूँ। वो बेड पर बैठ गया जबकि शावेज पास रखे काउच पर बैठ गया। यार मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि मुझ पर हंसोगे नहीं, शामिर ने कहा। क्यों, तुम मुझे लतीफ़ा सुनाने लगे हो क्या? शाजिल ने हैरत से पूछा। लतीफ़ा तो नहीं है, पर लतीफ़े से कम भी नहीं है। तुम मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हो। असल में मुझे एक्चुअली ये कहना था कि बोल भी दो अब। मुझे लगता है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। शाजिल ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। क्या? मगर किससे? रोहा से। उसने अटकते अटकते अपनी बात मुकम्मल की। फिर से कहना। शाजिल को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। मुझे मोहब्बत हो गई है रोहा से, उसने जल्दी से कहा। किससे? शाजिल ने आंखें फाड़ कर पूछा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि जो उसने सुना वो सही है। अबे 3 मरतबा बताया तो है, रोहा से। और किससे? वो भी गुस्से से चीखा। तुम और रोहा। शाजिल ने हंसना शुरू किया तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। शावेज 15 मिनट तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसकी हंसी बंद ना हुई तो वो गुस्से से उठकर वहाँ से चला गया, जबकि शाजिल पूरी रात अपने कमरे में हंसता ही रहा था। क्या कहा? उसे रोहा से क्या बात की? सुबह सुबह इतने मज़े का लतीफ़ा सुनाया है तुमने। शाहजेब और शाहजैन नाश्ते की टेबल पर बैठे हंस हंस कर बेहाल हो रहे थे। शाजिल चूँकि रात को दिल खोलकर हंस चुका था, लिहाजा वह सुकून से खड़ा हस्बे मामूल पराठे बेल रहा था। शावेज संजीदगी से उन दोनों को हंसता हुआ देख रहा था, जिनके कह कहे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कल शाजिल को अपने जज्बात बताकर कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो उसने उन दोनों से शेयर करना बेहतर समझा। लेकिन जब शाजिल जैसा माकूल बंदा सारी रात हंसता रहा, तो वो दोनों तो फिर भी नामाकूल लोग थे। हो गया तुम दोनों का? हंस लिया तुम दोनों ने? अब मुझे मसले का हल बताओ। जब उन दोनों ने जी भरकर हंस लिया तो शावेज ने पूछा। देख भाई, तेरा मसला हो गया है खासा गंभीर, और यह मसला अब 6 रुकने इजलास में ही हल होगा, शाहजैन ने चाय का सिप लेते हुए कहा। तो बुलाओ फिर रात में इजलास, शावेज ने बेचैनी से कहा। बुला लेते हैं, ज़रा सब्र रखो। शाम में शामिर और सोहा भाभी वापस आ रहे हैं, रात को मीटिंग रूम में इजलास बुलाते हैं, शाहजेब ने बताया। ठीक है, लेकिन तुम दोनों अब हंसना बंद करो, शावेज ने शाहजैन को फिर से हंसता देखकर कहा। लेकिन वो दोनों कहाँ बाज आने वाले थे। इजलास नंबर 1। शाम तक शामिर और रोहा वापस आ गए। रोहा और सदाकत साहब भी उन दोनों से मिलने चले आए थे। रात का खाना सबने खुशगवार माहौल में खाया। फिर रोहा वगैरह अपने घर चले गए, बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसे में शामिर को दोनों जुड़वां शयातीन ज़बरदस्ती खींच खाँच कर मीटिंग रूम तक लाए। अरे मुझे बता भी दो कि क्यों लाए हो मुझे यहाँ। कमरा इजलास तक पहुँचते पहुँचते शामिर 600 मरतबा पूछ चुका था। भाई, जैसे तेरा मसला हल किया था ना, बस ऐसे ही अब इस लंगूर का मसला हल करना है, शाहजैन ने बैठते हुए कहा, जबकि शाहवेज ने लफ्ज़ लंगूर पर उसे खींचकर थप्पड़ रसीद किया था। क्या मसला हल करना है इसका? निकाह ख़त्म करवाना है क्या? शामिर ने बेजारी से पूछा। ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह ना करे। शाहवेज ने दोनों कानों को हाथ लगाया तो शामिर ने हैरत से उसे देखा। क्यों? क्योंकि साहबजादे को अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई है और अब हमें इसकी नैया पार लगानी है, शाहजैन ने कहा। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, शामिर ने कहा। यह मजाक नहीं, सच है, शाहवेज ने संजीदगी से उसे जवाब दिया तो उसकी आंखें हैरत से उबल पड़ीं। क्या? हाँ यही सच है, शाजिल ने कहा। अबे ये क्या मजाक है? मोहब्बत भी किससे हुई है तुझे? हस्बे तवक्को वही हुआ। शामिर भी बाकी सब की तरह हंस हंस कर बेहाल हो रहा था, जबकि शाहवेज सोच रहा था कि इस तरह तो हो गया इसका मसला हल। अब अगर तुम सब ने दिल भर कर हंस लिया हो तो मेरे मसले का कोई हल भी बता दो, शाहवेज ने चबा चबा कर कहा तो सब जल्दी से सीधे होकर बैठे। देखो, तुम्हें चाहिए कि तुम रोहा के पास जाओ और उसे वो सारी बातें कह दो जो पिछले 2 दिन से हम चारों को सुना रहे हो, शामिर ने कहा। और वो मेरा सर फाड़ देगी, शाहवेज ने जले हुए अंदाज में कहा। तो ऐसी भूखी शेरनी से मोहब्बत की ही क्यों? शाहजैन ने चिप्स खाते हुए कहा। अब हो गई ना मोहब्बत, क्या कर सकता हूँ मैं, उसने गुस्से से कहा। तो वही कर जो शामिर ने कहा है, शाजिल ने भी शामिर की हिमायत की। लेकिन मैं उसे कहूँगा क्या, उसने बेबसी से कहा तो सबने माथा पीट लिया। ये भी हम बताएं? तू बता शामिर, तुझे तो बड़ा तजर्बा है ना इस काम का, उसने शामिर से पूछा तो उसने उसे घूरा। मैंने ऐसे कोई वाहियात काम नहीं किए, इन दोनों शैतानों को ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगे।
کیا مدد کر سکتے ہیں یہ دونوں میری؟ اس نے پوچھا۔ جو بھی تجھے روحا کے سامنے بولنا ہے نا، وہ ہم ایک پیپر پر بڑا بڑا سا لکھ کر کہیں چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب جب تمہیں ضرورت پڑے گی تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ بالآخر اجلاس اسی نتیجے پر ختم ہوا کہ کل شاویز صاحب اپنے سسرال کا ایک چکر لگائیں گے اور اپنی بیگم کو حال دل سنائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو جڑواں شیطان ان کی مدد ضرور کریں گے۔